बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमने अभी पिछले लेक्चर में बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स की जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। पीएमसी के सिलेबस में उनमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के हवाले से, पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि जो छोटे से छोटा कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है वो भी किन चीजों से मिलकर बनता है और ओवरऑल इसमें से एमसीक्यूज कौन से पूछे जाते हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों को पहले जो बता चुका हूं वो ये है कि जो ओवरऑल हमारे पास मसल्स होते हैं दे आर टिश्यूज। ये ऑर्गन नहीं है, ये ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जितने भी मसल हमारी पूरी की पूरी बॉडी में मौजूद हैं ये तमाम मसल्स बेसिकली टिश्यूज हैं। अब ये जो टिश्यूज होते हैं ये सिमिलर सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं होता है कि बस सेल्स को इकट्ठा किया और हमारे पास एक टिश्यू बन गया। उसमें भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो मसल होता है ना, हमने कैसे इस चीज का अंदाजा लगाना है कि जो पूरे का पूरा टिश्यू है दैट इज अ मसल, या मसल के अंदर भी कोई एक सब लेवल है। तो अगर इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है और वो मेम्ब्रेन टेंडन के साथ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है तो उस मेम्ब्रेन को एक तो हम लोग कहते हैं एपिमाइसियम। दूसरा कि एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा यह जाता है कि ओवरऑल मसल के इर्द गिर्द जो ये मसल को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन जो कि टेंडन के साथ कंटिन्यूअस होती है उसका क्या नाम है। उसका नाम होता है एपिमाइसियम। एपिमाइसियम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि पूरा का पूरा मसल बना रहे हैं। वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना एपिमाइसियम के अंदर, दे आर नोन एज मसल बंडल्स। अब ये जो मसल बंडल आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन मसल बंडल्स के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन मौजूद है। That membrane is actually known as पेरीमाइसियम। तो ये दो आपके पास मेम्ब्रेन्स हैं जो कि एमसीक्यूज में अक्सर औकात पूछी जाती हैं। एपिमाइसियम जो कि पूरे के पूरे मसल के इर्द गिर्द मौजूद होती है, और पेरीमाइसियम जो कि मसल बंडल्स में मौजूद होती है। ओवरऑल मसल स्ट्रक्चर के अंदर, मसल टिश्यू के अंदर छोटे छोटे जो बंडल्स होते हैं उन बंडल्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है। अब मसल बंडल के अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर करके देखें तो हमें नजर आता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि बगैर किसी मेम्ब्रेन के यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दे आर नेम्ड एज फेसिकल्स। फेसिकल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, फेसिकल्स भी कह सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सेंट। तो ये मसल फेसिकल्स है। मसल फेसिकल के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन मसल फेसिकल जो होता है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। these are basically these rod like structures are basically muscle cells, या मसल फाइबर इन्हें कहा जाएगा, मसल सेल कहा जाएगा। दीज आर मसल सेल्स। तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है दैट इज मसल। इस मसल के अंदर मसल बंडल्स होंगे। इन बंडल्स के अंदर मसल फेसिकल्स होंगे। मसल फेसिकल्स के अंदर हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि देयर इज अ मसल फाइबर। मसल फाइबर कह लें, मसल सेल कह लें, एक ही बात है। अब मसल फाइबर जो होता है ना, मसल फाइबर भी ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही ओवरऑल सिस्टम है हमारे पास। उसके अंदर भी छोटे छोटे बारीक बारीक थ्रेड लाइक धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मायोफिब्रल्स। इनको हम लोग मायोफिब्रल का नाम देते हैं। तो वो काफी ज्यादा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि पूरे के पूरे मसल फाइबर की लेंथ तक एक्सटेंड करते हैं, उनके मिलने से एक हमारे पास मसल फाइबर बनता है, ये मसल सेल बनता है। इन मायोफिब्रल्स को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर रखती है, इनके इर्द गिर्द इन्वेलप के तौर पे मौजूद होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो कि मसल में मौजूद है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलीमा कहते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मली लिपिड्स और प्रोटीन, ये दो स्ट्रक्चर्स के मिलने से बनती है, दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती है। सार्कोलीमा इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ये वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि मसल सेल के बाहर मौजूद है। इसके बारे में भी एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि इसकी केमिकल नेचर क्या होती है, तो ये भी लिपोप्रोटीन ही है। मसल के अंदर जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उन्हें हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मसल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम लोग सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो सार्को का वर्ड बेसिकली मसल के साथ एसोसिएटेड है, मसल सेल के साथ एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे जो मायोफिब्रल्स होते हैं, मायोफिब्रल भी सबसे छोटा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि मसल में पाया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो तो मायोफिब्रल के अंदर होती है, लेकिन हम लोग पहले देख लेते हैं कि पूरे का पूरा मसल टिश्यू है, उसके अंदर मसल बंडल्स होंगे, मसल बंडल्स के अंदर मसल फेसिकल्स होंगे, उनमें मसल फाइबर्स मौजूद होंगे और मसल फाइबर में मायोफिब्रल्स पाए जाएंगे। अब मायोफिब्रल में जो कॉन्ट्रैक्शन करने वाला एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है दैट इज नोन एज सार्कोमियर। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले या पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी
कि हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं जो स्मूथ मसल्स जिनके अंदर कोई स्ट्राइएशन नहीं होती, लेकिन बाकी मसल्स के अंदर कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस या लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। तो वो जो लाइंस हैं बेसिकली वो ये जी लाइंस जो होती हैं, ज़्विशन लाइंस जो होती हैं, इन लाइंस की वजह से हमें वो डार्क जो एक स्ट्रिप है मसल के अंदर वो देखने को मिलती है। अब जो एक सार्कोमियर है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इट इज नोन एज अ सार्कोमियर। सार्कोमियर दो अलग अलग तरह के थ्रेड से, दो अलग अलग तरह के फिलामेंट से मिलकर बनता है। एक फिलामेंट को हम लोग एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, दूसरे को मायोसिन फिलामेंट का नाम दिया जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है ये थिन या बारीक फिलामेंट कहलाता है, जिसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 6 to 8 नैनोमीटर के करीब होता है। और जो हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है ये 16 नैनोमीटर डायमीटर वाला जो फिलामेंट है ये होता है। जो ओवरऑल सार्कोमियर का स्ट्रक्चर होता है, सार्कोमियर में ना दो अलग अलग तरह के बैंड्स मौजूद होते हैं। एक होता है आई बैंड, आई बैंड का दूसरा नाम है आइसोट्रोपिक बैंड। आई बैंड जो होता है ये लाइट को पोलराइज नहीं करता, इसमें से लाइट जो थोड़ा सा पास हो सकती है। जो ए बैंड है इसको हम लोग नाम देते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, ये लाइट को पोलराइज कर देता है। और एन आइसोट्रोपिक बैंड को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको डार्क बैंड बोला जाता है। तो हमारे पास सार्कोमियर में दो बैंड है, एक लाइट बैंड है जो ए बैंड है, सॉरी आई बैंड है ये लाइट बैंड है, और जो ए बैंड है दैट इज द डार्क बैंड। अब ना हमारे पास जो आई बैंड है, जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड के दरमियान में जी लाइन मौजूद होती है और वहां से एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं ये बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। जो ए बैंड है, ए बैंड के दरमियान में एम लाइन है। एम लाइन को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, एम लाइन के इर्द गिर्द हमें नजर आएगा कि यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं मायोसिन के फिलामेंट्स जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब जो ओवरऑल हमारे पास ए बैंड होता है ना, इस ए बैंड के बारे में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आप ए बैंड को थोड़ा सा चौक आउट कर लें, मार्क कर लें, दिस इज एन ए बैंड। ए बैंड के अंदर आप देखेंगे कि थिन और थिक फिलामेंट, जो बारीक और जो मोटे वाले फिलामेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं, बट टू सम एक्सटेंट पूरे का पूरा जो ए बैंड है वो उन थिन और थिक फिलामेंट के मिलने से नहीं बना हुआ, बल्कि हमारे पास जो थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट है वो एक जगह तक, एक हिस्से तक जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं। ये जो मसल की कंडीशन है ना, दैट इज द रिलैक्स्ड फॉर्म, ये रिलैक्स्ड कंडीशन है। इसमें जब कभी भी हमारे पास ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पूरे के पूरे जो बैंड्स हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन यहाँ से एक एमसीक्यूज बनता है कि डार्क बैंड के अंदर हमें छोटा सा एक ऐसा एरिया नजर आता है विच इज नॉट सो डार्क, ये जो सिर्फ और सिर्फ थिक बैंड्स के मिलने से बना है, इट इज नॉट वेरी डार्क। इस छोटे से एरिया का नाम होता है एच जोन। एच फॉर हीले which means bright। तो डार्क बैंड के अंदर दरमियान में एक छोटा सा एरिया, जब मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में है उस टाइम पे डार्क बैंड के अंदर एक छोटा सा एरिया जो थोड़ा सा ब्राइट होगा, थोड़ा सा लाइट होगा, दैट एरिया इज नोन एज एच जोन और हिले जोन, जिसका मतलब होता है ब्राइट। ये तमाम एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं सार्कोमियर के हवाले से। ये रिलैक्स्ड फॉर्म में अगर सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप लोग देखेंगे कि जो ए बैंड है, ए बैंड के अंदर वो जो एच जोन था बिल्कुल डिसअपियर हो गया, और जो एक्टिन के फिलामेंट है वो आगे थोड़ा सा मजीद ओवरलैप करते करते एम लाइन तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे ना एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा फिनोमिना होता है। आई बैंड डिसअपियर हो जाता है। आप देखिए आई बैंड जो था वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो चुका है। एच जोन जो है वो मुकम्मल तौर पे डिसअपियर हो जाता है। जो एक्टिन के फिलामेंट हैं दे ट्रेवल टुवर्ड्स द एम लाइन, जो एक्टिन के फिलामेंट हैं वो एम लाइन की तरफ ट्रेवल करके जाते हैं। ये भी एक एमसीक्यूज पूछा जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से। इन तमाम चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा कि आई बैंड डिसअपियर होते हैं, एच जोन यहाँ से जो था वो डिसअपियर हो गया, एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं वो एम लाइन की तरफ ट्रेवल करके आ रहे हैं। अब अगर हम ना इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें, जो हमारे पास थिन और थिक फिलामेंट्स हैं, तो ओवरऑल हमारे पास सार्कोमियर एक जी लाइन से दूसरी जो जी लाइन होती है, ज़्विशन लाइन होती है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज अ सार्कोमियर। इसमें हमारे पास एक फिलामेंट होता है एक्टिन का फिलामेंट। एक्टिन का फिलामेंट जो है वो छोटे छोटे एक्टिन के बीड से मिलकर बना है, कि जैसे एक तस्बीह के अंदर आप तस्बीह के दाने देखते हैं
तो सपोज कर लें कि आपने एक दोहरी तस्बीह को या दो जो तस्बीह के हमारे पास फाइबर्स थे या थ्रेड्स थे, उनको एक दूसरे के ऊपर जो वो ट्वाइन किया हुआ, थोड़ा सा उसको वाइंड किया हुआ एक दूसरे के ऊपर, तो हमारे पास एक्टिन का फिलामेंट आ जाता है। लेकिन एक एक्टिन के फिलामेंट में थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो पेक्यूलियर हैं, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सपोज कर लें ये एक एक्टिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ना छोटा सा हमारे पास एक एरिया होता है, इस एरिया का नाम होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट। लेकिन इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को जब एक मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में है, जब हमारे पास एक्टिन एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट का आपस में जुड़ने का कोई रीजन नहीं है, तो उस टाइम पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स आपको जितनी भी नजर आएंगी यहाँ पे, तमाम मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर एक और प्रोटीन, एक लंबी सी थ्रेड की तरह की दिखने वाली प्रोटीन है, जिसने उन तमाम एरियाज को कवर किया हुआ है, उनको ओवरलैप किया हुआ है। दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है जो कि रिलैक्स्ड फॉर्म में जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, उस टाइम पे तमाम जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनको कवर कर लेती है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक्टिन के फिलामेंट के अंदर एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन। तो ये तीन प्रोटीन्स मिलकर जो एक्टिन का फिलामेंट है ये बनाती हैं। जो ट्रोपोनिन है ना, इसका काम थोड़ा सा पेक्यूलियर, थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रोपोनिन तीन चीजों के साथ बाइंड करती है, तीन तीन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है और ये तीन चीजों के साथ बाइंड करती है। एक ट्रोपोनिन ने एक्टिन के फिलामेंट के साथ बाइंड करना है, दूसरा ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करना है, और तीसरा ट्रोपोनिन ने बाइंड करना है कैल्शियम आयंस के साथ। देखें, जब कभी भी हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? आखिर कोई रीजन होगी मसल की कॉन्ट्रैक्ट करने की, हमारे ब्रेन ने उसे कोई सिग्नल भेजा तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है बेसिकली जब ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल जाता है, तो एक्शन पोटेंशियल जाने से टी ट्यूब्यूल्स कैल्शियम के आयन रिलीज करती हैं मसल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जो कैल्शियम आयंस हैं ये जाके बाइंड कर जाते हैं ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, ट्रोपोनिन थोड़ा सा घूम जाएगी, थोड़ा सा रोटेट करके अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी, अपने अपने आप को रिलोकेट कर देगी। अब ट्रोपोनिन जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी हुई थी, वो ट्रोपोमायोसिन को भी वहां से उठाकर ऊपर ले गई। तो ट्रोपोमायोसिन ने जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर किया हुआ था, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स अब हो गई हैं ओपन, तो मसल कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में आ गया। तो ये हमारे पास जो एक्टिन का फिलामेंट होता है उसका स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें मायोसिन के फिलामेंट की, तो मायोसिन का जो फिलामेंट है ये ओवरऑल काफी ज्यादा मायोसिन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, लेकिन मायोसिन का मॉलिक्यूल यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जिसको हम लोगों ने समझना है। एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर ना दो रीजन्स होते हैं, एक हमारे पास है जी टेल रीजन, दूसरा है हेड रीजन। जो हेड रीजन है, हर एक मायोसिन मॉलिक्यूल में, कंप्लीट मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर उसको बनाती हैं, उसमें दो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं। ये जो हेड्स है ना, दे आल्सो हैव टू साइड्स, इनके अंदर दो साइड्स हैं, दो जगह हैं। एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, और मायोसिन प्रोटीन के ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये दोनों बेसिकली आपस में जुड़ती हैं, और इनके जुड़ने से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्रॉस ब्रिज का नाम देते हैं। एक तो हो गया इसने जहां से एक्टिन प्रोटीन के साथ जुड़ना है, दूसरा हमारे पास है मायोसिन एटीपीएज साइट। देखें, जब कभी भी एज का वर्ड आ जाता है तो बेसिकली एंजाइम होता है। तो ये जो जगह है यहाँ पर एटीपी का मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, और एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होती है। तो हम लोग जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जो एटीपी खर्च हो रहे हैं, वो इस जगह पर आकर खर्च हो रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास बहुत से जो मायोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं, और उनके मिलने से एक थिक फिलामेंट बनता है जिसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 16 नैनोमीटर का होता है। अब अगर हम इसके चंद एक एमसीक्यूज की बात करें, तो रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रल्स इज कॉल्ड। अब मायोफिब्रल्स, जब मायोफिब्रल के अंदर जो रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न होगा, जो छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स होंगे जो बार बार रिपीट होकर पूरा का पूरा मायोफिब्रल बना रहे होंगे, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो बेसिकली वो एक सार्कोमियर है, छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। सार्कोलिमा वो हमारे पास होती है जो मेम्ब्रेन होती है मसल के इर्द गिर्द। इन दोनों के दरमियान में कंफ्यूज नहीं होना आपने। A sarcomere is the region of a myofibril between two successive Z lines। जो हमारे पास दो अलग अलग दो consecutive Z lines होती हैं, उनके दरमियान में जो रीजन होता है that is known as sarcomere। Each muscle fiber is surrounded by a modified cell membrane called। तो हमारे पास बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन जो कि मसल फाइबर के इर्द गिर्द मौजूद होती है, it is known as sarcolemma। लीमा का मतलब मेम्ब्रेन होता है। ओवरलैपिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट अकर्स इन। तो थिक और थिन फिलामेंट कहाँ पे जो है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं? हम लोगों ने देखा था कि मसल के अंदर दो बैंड हैं, एक तो हमारे पास ए बैंड है, दूसरा आई बैंड है। आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है,
ए बैंड के अंदर क्या होता है, ए बैंड में थिक और थिन दोनों ही फिलामेंट मौजूद होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। सिर्फ एक छोटा सा एरिया होता है जहां पे वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते, वो एज जोन है, लेकिन ओवरऑल ए बैंड के अंदर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। सार्कोलीमा इज द मेम्ब्रेन अराउंड, तो वही सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा जा रहा है कि मसल फाइबर के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। Each muscle fiber contains long threads that extend along its entire length। तो पूरे के पूरे मसल फाइबर में बहुत से बारीक बारीक धागे होते हैं जो पूरे के पूरे मसल फाइबर की लेंथ पे एक्सटेंड कर रहे होते हैं। दे आर नोन एज मायोफिब्रल्स। मायोफिब्रल्स से मिलकर मसल बनता है, मसल फाइबर बनता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल इज नोन एज, तो मसल का जो फंक्शनल यूनिट है या आप ये कह लें कि कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, जो जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट इज अ सार्कोमियर, जो दो जी लाइंस के दरमियान में होता है। हम अगले लेक्चर के अंदर जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है बेसिकली उसको डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। Thin filaments of muscles contain dash chains of actin molecules। तो हमारे पास जो एक्टिन का फिलामेंट है उसमें एक्टिन मॉलिक्यूल्स की दो चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर वाइंड हुई होती हैं, तो इसका आंसर जो है वो दैट विल बी 2। The thick filaments in a myofibril of muscles are made up of। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वो किस चीज से मिलकर बनते हैं? वो हीमोग्लोबिन से मिलकर नहीं बनते, एक्टिन से मिलकर नहीं बनते, मायोग्लोबिन से मिलकर नहीं बनते, वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। उनको मायोसिन फिलामेंट भी कहा जाता है।